एक लैंड जिहाद का केस आया है। गाजियाबाद में एक गर्ग परिवार है, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी है, वनवासी कल्याण आश्रम में पिछले 40 वर्षों से जुड़े रहे। उनके बेटा नहीं था, उनकी केवल बेटी थी। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लगभग 25-25 करोड़ उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी चारों बेटियों के नाम कर दिया। आपके दिल्ली में चौहान बांगड़ एक जगह है, जो दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा, चौहान बांगड़। नाम उसका चौहान बांगड़ है, कोई चौहान बचा नहीं है, सारे चौहान अब वहां पे कन्वर्ट हो चुके हैं। वहां का लड़का गाजियाबाद के गर्ग साहब की बेटी को ट्रैप करता है, पहचान छिपा के ट्रैप करता है। उसके बाद उसको बियर बार, हुक्का बार ले जाता है। शुरुआत लव जिहाद से होती है, नेक्स्ट होता है ड्रग जिहाद, उसको ड्रग एडिक्ट बनाता है। जब वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर शादी का दबाव डालती है, फिर कहती है लेकिन शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो पाक हूं, तुम नापाक हो, तो पहले तुम पाक बनो। तो तीसरा जिहाद आ गया, कौन सा? धर्मांतरण जिहाद। जब वो भी कंप्लीट हो गया, उसने कन्वर्ट हो गई, घर में नमाज पढ़ने लग गई, पिताजी ने देखा, हार्ट अटैक आ गया। जिस गर्ग साहब के घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, उनकी बेटी नमाज पढ़ रही है, स्वाभाविक सी बात है हार्ट अटैक आएगा। उसके बाद वो कहता है शादी तब करूंगा जब ये पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे। वो क्या करे लड़की, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। प्रॉपर्टी भी उसने तैयार हो गई देने के लिए, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके मन में कुछ और होगा कि फोन नहीं उठाऊंगा तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज जो है, कुछ प्रॉपर्टी उसने दिया। एक BMW और एक फॉर्च्यूनर उसने बुक करवा लिया गर्ग साहब की बेटी से। सोचिए, शादी नहीं हुई है, दहेज पहले ले रहा है, एक BMW और एक फॉर्च्यूनर, अपने लिए BMW, भाई के लिए फॉर्च्यूनर, और बेटी ने चेक काट के दे भी दिया, लेकिन बोला अभी और प्रॉपर्टी बची, उसको भी नाम कर दो। अंत में बेटी ने सुसाइड कर लिया। गर्ग साहब की एक बेटी गई तो एक बेटी नहीं गई, एक पूरा वंश चला गया। उससे दो बच्चे होते, पूरी एक चैन खत्म हो गई। और मूल कारण, क्योंकि हमारे देश में लव जिहाद पे कुछ राज्यों ने कानून तो बनाया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे कानून नहीं। चूंकि ये घटना पूरी दिल्ली में हो रही थी, तो यूपी सरकार ने तो लव जिहाद पे कानून बना दिया, लेकिन चूंकि हमारे सेंट्रल में कोई कानून नहीं है, इसलिए लव जिहाद दिल्ली में चल रहा था, तो यूपी पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। यूपी पुलिस तब कुछ कर पाई जब उस बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो एक तरफ लव जिहाद हो रहा है, फिर ड्रग जिहाद, फिर धर्मांतरण जिहाद, फिर लैंड जिहाद, और नतीजा क्या है? हम घट रहे हैं। नतीजा क्या है? हम, और अगर हम जहां घटेंगे तो हम कटेंगे, ये पक्का मान के चलें। और जहां जहां घटे वहां कटे। दुनिया का सबसे बड़ा भव्य विशाल शंकर जी का मंदिर गांधार में था, गांधार नरेश ने बनवाया था। न उस मंदिर की कोई ईंट बची और न कोई वहां शिव भक्त बचा है। कोई अफगानिस्तान में कोई शंकर जी का पुजारी बचा? कोई मंदिर बचा क्या? नहीं। दुनिया का बहुत ही भव्य और विशाल विष्णु मंदिर कैकेयी नरेश ने बनवाया था, जहां से माता कैकेयी आई थी। आज की डेट में उसको पाकिस्तान कहते हैं। न मंदिर बचा, न विष्णु के भक्त बचे। हमारे 51 शक्तिपीठ है ना, इतना सबको आइडिया होगा। 51 शक्तिपीठ, उसमें से एक शक्तिपीठ हिंगलाज पाकिस्तान में है। 5 शक्तिपीठ वर्तमान बांग्लादेश में है, ईस्ट बंगाल। 45 शक्तिपीठ हमारे पास, 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश में और 1 शक्तिपीठ पाकिस्तान में। लेकिन बांग्लादेश में भी घटे तो कटना शुरू हुए। अगले 2-3 साल के अंदर वो शक्तिपीठ भी खत्म, न वहां कोई माता का न मंदिर बचे, न माता के भक्त बचेंगे। मैं तो अभी इसी वर्ष ना जून के महीने में
चौधरी साहब के मैं शहर में गया था, शिलांग में मेरा कार्यक्रम आपने रखा हुआ था। तो मैं जहां जाता हूं तो गूगल करके देख लेता हूं वहां कोई हमारा प्रसिद्ध मंदिर है क्या। तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी है, जो शिलांग से 50 किलोमीटर दूर है। मैंने नाट्या मैंने चौधरी साहब को बोला कि मुझे जाना है, जरा अपना शक्तिपीठ जयंतेश्वरी दर्शन करना है। इनको सब पता होगा वहां कैसी स्थिति होगी, तो पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मैंने बोला नहीं, मुझे तो जाना है। तो गाड़ी इन्होंने भेजा, हम गए वहां पे, ड्राइवर पहुंचा दिया। मैंने कहा मंदिर कहां है? बोले यही तो है। अरे हमने कहा यहां तो कुंडी लगी है बाहर से। बोला साहब यही मंदिर है। हमने कहा पुजारी कहां है? बोला पुजारी देखिए वहां फोन नंबर लिखा है, इसी पे फोन करिए, पुजारी को पता चल जाएगा। अनिल देशमुख या ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद आ रहा है, अनिल देशमुख। मैंने पुजारी को फोन किया। सोचिए, हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जयंतेश्वरी, जिसका मंदिर बंद है, कोई दर्शन करने वाला नहीं है और पुजारी भी नहीं है। मैंने कंफर्म करने के लिए फोन किया कि भाई अनिल जी मैं यहां हूं, मुझे कीर्तेश्वरी मंदिर में दर्शन करना है माता का, मैं सही जगह पे हूं क्या? बोले हाँ आप बिल्कुल सही जगह पे है। हमने कहा यहां तो कुंडी लगी है, दर्शन कैसे करूं? बोले कुंडी खोल के जाके दर्शन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम घट गए तो हमारे मंदिर। इसलिए मैं खास तौर पे अग्रवाल धर्मशाला बनवाने वाले अग्रवाल समाज से कह रहा हूं, धर्मशाला बनाने से हिंदू समाज नहीं बचेगा, हिंदू बचेगा तब आपकी धर्मशाला बचेगी। ये जैन मंदिर, जैन धर्मशाला बनाने वाले सभी अपने में जैन भाइयों से कह रहा हूं, पहले हिंदुओं को बचाने का प्रयास करिए, मंदिर बनवाने का प्रयास मत करिए। क्योंकि दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में था। आज वहां पे नमाज पढ़ी जाती है 5 बार, वहां मदरसा खुल चुका है पार्श्वनाथ मंदिर में मुल्तान में। तो पहले यह सुनिश्चित करिए घटे न, संख्या कम न हो। शिलांग में खत्म हो गए, जयंतेश्वरी मंदिर बंद है। मुल्तान में खत्म हो गए, पार्श्वनाथ जैन मंदिर बंद है। हिंगलाज में खत्म हो गए, मंदिर बंद है। 5 शक्तिपीठ बांग्लादेश के 2-3 साल में वहां भी मंदिर बंद हो जाएगा। और बाकी तो छोड़ो, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। मेरी पीएल चल रही है, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें, उनमें 300 के 300 में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। लेकिन हमको लगता सब ठीक है। क्यों ठीक लगता है? वो हमारी आदत है। हम वही गलती कर रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया। आडवाणी जी को भी एक दिन पहले नहीं पता था कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जी को भी नहीं पता था एक दिन पहले कि अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। इंद्र कुमार गुजराल साहब को भी नहीं पता था कि अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इनको भी नहीं पता था एक दिन पहले कि मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। भागे कि नहीं भागे? जोर से बताइए जरा। बांग्लादेश वालों को, ढाका वालों को, चटगांव वालों को जुलाई में पता था क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? नहीं। और जानते वहां क्या हो रहा है? घर में आते हैं, पति को पकड़ लेते हैं और पत्नी का बलात्कार करते हैं पति के सामने। बच्चों को पकड़ लेते हैं और बच्चों के सामने मां का बलात्कार करते हैं। पिता को पकड़ लेते हैं, पिता देखता रहता है, उसकी बेटी का बलात्कार होता है। पति को पकड़ लेते हैं और पति देखता रहता है, उसकी पत्नी का बलात्कार हो रहा है। और ये सामने बलात्कार इसलिए करते हैं कि मन में इतना खौफ पैदा हो जाए कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग जाए। अच्छा बाकी तो छोड़ो, 1978 में संभल में क्या हुआ था, जहां आजकल खुदाई चल रही है। अग्रवाल समाज वहां रहता था, धंधा व्यापार करता था, सबको उन्होंने पैसे भी दे रखे थे। और एक दिन इकट्ठा हुए, हाथ पैर काट काट के सबको इकट्ठा किया,
टायर डाला, सबको जला दिया, सब मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भाग गए, उनके मकान दुकान पे कब्जा हो गया। और मंदिर भी इतने दिन से बंद पड़ा हुआ था, मंदिर आप जाके, सुप्रीम कोर्ट भी था, संसद भी था, प्रधानमंत्री भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, राष्ट्रपति भी, राज्यपाल भी, मुख्यमंत्री भी, हाई कोर्ट भी, संभल के दंगाइयों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। संभल के दंगाइयों की प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? संभल के दंगाइयों की नागरिकता खत्म हुई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवाई बदलनी पड़ती है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके बेटे की तबीयत खराब है, डॉक्टर आपको बहुत पसंद है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई दे रहा है, लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है, अगली बार जा रहे हो फिर वही दवाई दे रहा है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ रही है, अगली बार गए आपने फिर उसने वही दवाई दिया, दवाई बदल नहीं रहा है, बच्चे की तबीयत और बिगड़ गई। अब आप बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे कि डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई घटिया है, इस दवाई को बदलो? जोर से बोलिए जरा। लगता कंफ्यूजन है। क्या करेंगे आप? बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? डॉक्टर बहुत पसंद हो, बड़ा अच्छा हो, बहुत अच्छी बातें करता हो, तब भी अपने बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे क्या? इसलिए मैं कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, दवा बदलवानी पड़ेगी। अपने अपने सांसदों विधायकों को पकड़िए, उनको बताइए भैया दवाई बदलो, दवाई बदलना उनका काम है, इसीलिए उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है। और मिलता किस लिए? भाषण देने के लिए थोड़ी मिलता है। डॉक्टर भाषण बहुत अच्छा देता हो लेकिन अच्छी दवाई ना देता हो तो डॉक्टर अच्छा है कि बेकार है? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता हो, ठीक से गाड़ी ना चलाता हो, वो अच्छा ड्राइवर है, बेकार है? वैसे ही सांसद विधायक मंत्री बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते हो लेकिन अच्छा नियम कानून न बनाए तो अच्छे हैं कि बेकार है? बेकार। उनको बताएगा कौन तुम बेकार हो? उनको बताएगा कौन तुम हराम का खा रहे हो? कौन बताएगा? सबको बताना पड़ेगा, केवल मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। अपने बच्चों की चिंता है, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, अपने नाती पोते की चिंता है तो बोल लो आप, और नहीं बोलोगे तो ठीक है, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो ढाका में हुआ, अगर वही इंतजार करना तो इंतजार करिए, फिर क्या दिक्कत है? मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, हम तो केवल आपको रास्ता बता सकते हैं, करना आपको भी पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन आंसर लेना है? ठीक है। एक विषय और ले लेता हूं। आज के अखबार की एक खबर और है। एक मां ने अपने 3 बेटियों को पहले फांसी पे चढ़ाया और फांसी पे चढ़ाने के बाद खुद भी फांसी पे झूल गई। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना आपको? हाँ। क्यों? क्योंकि उसका पति शराबी था, रोज मारपीट करता था, रोज मारपीट करता था। उससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। तो कितने लोग खत्म हो गए? 4। और हम घटेंगे तो कटेंगे। अब 4 ही नहीं खत्म हुए, शराबी पति जेल में चला गया, तो जेल में चला गया तो 5वां भी खत्म। कुछ तो नहीं कर सकता ना। हम बार बार कहते हैं हम घटेंगे तो कटेंगे, तो घटने और कटने का कारण एक ही कारण नहीं है घटने का, केवल जनसंख्या कम हो रही है। हम भ्रष्टाचार के कारण और सड़ी हुई व्यवस्था के कारण भी घट रहे हैं। भारत के संविधान पे अभी चर्चा होना था, चर्चा तो हुई नहीं, तू मैं आरोप प्रत्यारोप खूब हुआ। संविधान का आर्टिकल 47 यह कहता है कि भारत को नशा मुक्त बनाओ और शराब मुक्त बनाओ, और नशा और शराब के कारण प्रतिदिन हमारी 1000-2000 बहनें कम हो रही हैं, या तो बलात्कार करके मार दी जाती हैं छोटी बच्चियों को। याद रखिएगा, मैं अभी पिछले 20 सालों से सर्वे कर रहा हूं,
जो 4-5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है ना, वो नशेड़ी ही करता है, कोई अपने नॉर्मल सेंस में कभी नहीं करता। वो ड्रग एडिक्ट होता है जो 2 साल 3 साल की बच्ची को पकड़ता है, रेप करके मार देता है। तो ड्रग के कारण हमारी जनसंख्या कम हो रही है, ड्रग के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। सांसदों विधायकों ने शपथ लिया है कि हम संविधान को लागू करेंगे। ड्रग फ्री भारत पे चर्चा हुई, जोर से बोलिए, लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई। क्या यहां दिल्ली में तो 1+1 वाला ऑफर भी आ गया था बीच में, पता नहीं आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हम खत्म हो रहे हैं ड्रग के कारण, और ये ड्रग जिहाद कितना खतरनाक रूप ले चुका है मैं आपको बता रहा हूं। आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, जितने कॉलेज हैं वहां पे ड्रग बांटी जा रही है। लड़कों को नहीं बल्कि बेटियों को भी ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, और उस ड्रग में नपुंसकता की दवा दी जा रही है। जब दिल्ली एनसीआर में कोई रेव पार्टी पे छापा पड़ता है तो मैं वहां के पुलिस कप्तान कमिश्नर से स्पेशली मैं फोन करके बात करता हूं, पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए। जी 120 पकड़े गए। 120 में कौन है? बोले 120 के 120 हिंदू है। ये हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार, बियर बार, संविधान तो कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, और ड्रामा देखिए, संविधान कहता है भारत को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाओ, और संविधान की शपथ लेने वालों में एक डिपार्टमेंट हुक्का बार, बियर बार का लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है नशा मत करो, स्वास्थ्य विभाग। उद्योग विभाग लाइसेंस देता है, कर विभाग टैक्स वसूलता है, और स्वास्थ्य विभाग कहता है नशा मत पियो। मतलब गजब का आम जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका रखा हो। इस ड्रग के कारण हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, पूरी जनरेशन खत्म हो रही है। लेकिन उनके कानों पे जूं इसलिए नहीं रेंग रहा है क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा फंडिंग वही कर रहे हैं, लेकिन हम तो खत्म हो रहे हैं ना। और इस ड्रग के कारण हमारे बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, बेटे भी नपुंसक हो रहे हैं, बेटियां भी नपुंसक हो रही हैं। आजकल लेटेस्ट आप सुनते होंगे, बच्चा कहता मैं शादी नहीं करूंगा, बेटी कहती मैं शादी नहीं करूंगा। एक्चुअल में वो शादी इसलिए मना कर रहा है क्योंकि शादी के लायक बच्चा ही नहीं हो, वो नपुंसक हो चुका है। कौन जिम्मेदार है? कौन रोकेगा इसको? किसकी ड्यूटी है रोकना इसको? जोर से बोलिए, किसकी ड्यूटी है? अरे जिन्होंने शपथ लिया है, इसी काम की तो शपथ लिया ना, संविधान लागू करूंगा। तो ये जो ड्रग जिहाद है, और ड्रग का काम केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं, ड्रग का काम ड्रग को धर्मांतरण में भी यूज किया जा रहा है। पंजाब में जो कन्वर्ट करने का सिस्टम शुरू किया, पहले वो ड्रग बांट के किया। पहले पंजाब में यंग जनरेशन को स्कूल कॉलेज में उनको ड्रग बांटा फ्री में। जब वो ड्रग एडिक्ट हो गए, और कोई भी अगर लड़का लड़की या वयस्क आदमी एक बार नशेड़ी हो गया, उसको फर्क क्या पड़ता? उसको आप नशा दे दो, ठीक है भैया, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उसको नशा चाहिए, उसके लिए फिर सनातन धर्म आ रहे और कोई धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया। तो ड्रग का यूज किया जा रहा है नशे के लिए भी, और नतीजा ये है हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। और जो मेघालय की समस्या है, या जो मणिपुर की समस्या है, जो मिजोरम की समस्या है, या नागालैंड की समस्या है, उसमें बहुत बड़ा जो उसका रूट काज है, उसमें ड्रग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमने ड्रग के खिलाफ, और सिंगापुर में नहीं, दुनिया के कई देशों में ड्रग पे फांसी का कानून है। हमारे सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला, फांसी दे दिया। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, 900 ग्राम गांजा सिंगापुर गूगल करेंगे तो निकल के आएगा, फांसी दे दिया। हमारे यहां 9 क्विंटल गांजा पकड़ा जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और गांजा बड़ी खतरनाक चीज है। गांजे से क्या होता है, आदमी परिवार के मोह से भी दूर हो जाता है, और ग्रेजुअली लेते लेते वो नपुंसक हो जाता है।
गांजा में ये भी है। गांजा परिवार से भी दूर करता है, नपुंसक भी बनाता है, और बड़े पैमाने पे गांजा पकड़ा जा रहा है। वर्तमान सरकार इस पे गंभीरता के साथ काम कर रही है। काफी लोग पकड़े गए, 25,000 करोड़ के आसपास की दवा पकड़ी गई है 2024 में, ड्रग पकड़ी गई है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा। खौफ क्या? आप 2-4 ड्रग स्मगलर को उनके मददगार, ड्रग स्मगलर की मददगार करता कौन है? सिपाही करते हैं उनकी मददगार, थानेदार करता है, कभी तहसीलदार करता है, कलेक्टर करता है, कप्तान की, जो भी मदद करता है। जब तक आप मददगारों को नहीं टांगेंगे तब तक ये ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी, और ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से प्लान्ड वे में ड्रग को फैलाया जा रहा है वो न भारत के लिए अच्छा है, न भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा है, न सनातन के लिए अच्छा है, न हमारे आने वाले युवाओं के लिए अच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।